आप तमामी हाज़रीन नाजरीन व सामीन का खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागतम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट उर्दू लैंग्वेज के बारे में। और उससे पहले मैं बता दूं कि अब सीटेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, शॉर्ट नोट के तौर पे इन्हें तैयार किया गया है और इनकी मदद से आप सीटेट उर्दू लैंग्वेज, सीटेट हिंदी लैंग्वेज की तैयारी अच्छी कर सकते हैं। ये आप डिटेल देख सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ में आपको इफेक्टिव तरीके से तैयार किया हुआ, जिसमें आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे। शॉर्ट नोट है जो अभी तक अगर आपने तैयारी नहीं स्टार्ट की है लैंग्वेज की, तब भी आप इस नोट से अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरी। तो जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया कि आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो कह सकते हैं आइन, लैंग्वेज एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे भारत के संविधान में, हिंदुस्तान के आइन में ज़बान का क्या मकाम है, किस आर्टिकल के तहत आता है, किस संशोधन या किस तरमीम के तहत इसको दाखिल किया गया, कितनी ज़बानें हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम तफसील से जानेंगे और इस पर सवालात भी करेंगे। तो इससे पहले अगर आप जो 21 टोटल सबक हो चुके हैं उन्हें नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए और कंप्लीट आप इसका स्टडी मटेरियल भी ले सकते हैं कांटेक्ट करके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां ज्वाइन हो जाइए। वहां पे भी मैं कुछ पीडीएफ शेयर कर देता हूं, इन्फॉर्मेशन देते रहता हूं, या वीडियो भी वहां पे आपको मिल जाएगा बहुत सारा, जो इसमें आपको सीटेट के रिलेटेड बहुत सारे यूज़फुल वीडियोज़ मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ज़बान और दस्तूर हिंद के बारे में यहाँ से हम समझेंगे। तो पहला जो आपका पॉइंट है वो है ज़बान और दस्तूर हिंद, लैंग्वेज एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूनियन की सरकारी ज़बान, यानी यूनियन का मतलब कह सकते हैं मरकज़ी, ठीक है, मरकज़ या गवर्नमेंट या हुकूमत, ठीक है। ज़बान से मुताल्लिक़ ज़ाब्ते हिंदुस्तानी आइन के जुज़ 17 में है आर्टिकल। यही याद रखिएगा, जहाँ जहाँ मैं बोलूँगा कि याद रखने वाली चीज़ है उसे आप याद रखिएगा। आर्टिकल 343 के मुताबिक देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखी हिंदी ज़बान को यूनियन की सरकारी ज़बान करार दिया गया है। अगर ये क्वेश्चन आए किस आर्टिकल के तहत देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखी हिंदी ज़बान को यूनियन की सरकारी ज़बान करार दिया गया है, तो आर्टिकल 43, ठीक है। और उसके बाद अंग्रेज़ी को आइन लागू होने के 15 साल बाद तक के लिए मुआविन सरकारी का दर्जा दिया गया था। हिंदुस्तान में इंडियन जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, ये असिस्टिव लैंग्वेज है। क्या है? असिस्टिव लैंग्वेज, याद रखिएगा। असिस्टिव का मतलब, इसलिए मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट ये इंग्लिश में कभी कभी पूछ लेता है, या फिर मुआविन ज़बान, असिस्टिव लैंग्वेज या मुआविन ज़बान। ये कोई, इसका कोई अपने आप में कोई नेशनल इंटरनेशनल मतलब हिंदुस्तान में इसका कोई मकाम नहीं है। असिस्टिव लैंग्वेज की मदद से इसको जानते हैं या मुआविन ज़बान की मदद से जानते हैं। लेकिन 1963 के ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के ज़रिए अंग्रेज़ी को ये दर्जा मुस्तकिल दे दिया, यानी स्टार्टिंग में यहाँ तक 1947 भारत की आज़ादी से 1947 भारत आज़ाद हुआ तो 1963 तक ये क्या था? असिस्टिव लैंग्वेज। लेकिन 1963 से इसको परमानेंट बना दिया कि ये हिंदुस्तान की असिस्टिव लैंग्वेज या मुआविन ज़बान रहेगी। तो ये आप याद रखिए इस चीज़ को। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। सूबों की सरकारी ज़बान, सूबों की सरकारी ज़बान किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 345, आर्टिकल 345 के मुताबिक सूबे के कानून साज असेंबली सूबे में बोली जाने वाली किसी एक या एक से ज़्यादा ज़बान को सरकारी ज़बान के तौर पर अख्तियार कर सकती है। कौमी ज़बान देखते हैं, नेशनल लैंग्वेज क्या है। हम हिंदी को कौमी ज़बान मानते हैं, लेकिन ठीक है, हिंदी जो है हमारी नेशनल लैंग्वेज, इसको हम मानते हैं, लेकिन आइन में कौमी ज़बान के ताल्लुक से कुछ नहीं कहा गया है। यानी हमारे संविधान में हिंदी को जो है कौमी ज़बान, नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रीय भाषा नहीं घोषित किया गया है। तो आप इसको राष्ट्रीय भाषा नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। आइन में ये बात नहीं कही गई, ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा फिर बाद में। आर्टिकल 351 के मुताबिक मरकज़ को हिंदी की तशहीर और फ़रोग़ के लिए काम करता है। ये काम करता है कि हिंदी को आप डेवलप कर सकते हैं, हिंदी को आप फ़रोग़ कर सकते हैं, उनका प्रचार कर सकते हैं। ये किस आर्टिकल के तहत आता है? तो आर्टिकल 351 के तहत आता है, ये भी याद रखिएगा आप। अगला पॉइंट, मादरी ज़बान में प्राइमरी तालीम। मादरी ज़बान में बच्चों को प्राइमरी तालीम, बुनियादी तालीम दी जानी चाहिए। आइन हिंद के 350A के मुताबिक, ठीक है, रियासत और इंतज़ामिया की ये कोशिश करनी होगी कि लसानी अक़लियतों के बच्चों को प्राइमरी तालीम मादरी ज़बान ज़रिए तालीम की सूरत में मुहैया कराया जाए। हुकूमत ने किस आर्टिकल के तहत कहा कि ये रियासत जो है, यानी रियासत की जो सरकार है, यानी स्टेट गवर्नमेंट जो है, वो बच्चों को प्राइमरी तालीम उनकी मादरी ज़बान में दे? तो आर्टिकल 350A के तहत ये बात कही गई है।
ये अभी तो आपको दिमाग से निकल जाएगा, लेकिन एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो देखिएगा, या जो लोग मेंबरशिप लिए हैं उनको PDF मिल जाएगा, वो PDF ही पढ़ सकेंगे। तो बहुत यूज़फुल होगा। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और अच्छा खासा आपको मालूमात भी हो जाएगा ज़बान के ताल्लुक से। अगले पॉइंट, हिंदुस्तानी ज़बानों के ज़ुमरे। हिंदुस्तान में बोली जाने वाली ज़बानों को दर्ज झेल ज़ुमरों में तकसीम किया गया है। हिंदुस्तान में जो ज़बानें बोली जाती हैं उसे मुख्तलिफ़ हिस्सों में हम तकसीम कर दिए हैं, उसे हम समझते हैं। तो दर्ज फहरिस्त ज़बान, शेड्यूल लैंग्वेज, ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको भी मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान रहा हूँ शेड्यूल लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। इसमें आपके 22 लैंग्वेज जो है इसी से मुताल्लिक बातें की जाएंगी, ये आपके लिए ख़ास है। दर्ज फहरिस्त ज़बान, शेड्यूल लैंग्वेज, हिंदुस्तानी आइन के 8वें शेड्यूल, याद रखिएगा 8वें शेड्यूल में दर्ज फहरिस्त ज़बानें कहलाती हैं। यानी हिंदुस्तान के 8वें शेड्यूल में कितनी ज़बानें हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि आइन के 8वें शेड्यूल में कितनी ज़बानें हैं, हाल में उनकी कुल तादाद कितनी है, 22 है, जिनमें उर्दू भी शामिल है। तो इस 22 में आपका एक उर्दू भी है। आज़ादी के वक्त दर्ज फहरिस्त ज़बानों की तादाद कितनी थी, 14। कितनी थी आज़ादी के वक्त, अप्रोक्स 1947 में कितनी थी, 14, ठीक है, याद रखिएगा 14 ज़बानें थी। ये ज़बानें आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू थीं। तो ये ज़बानें थीं। 21वीं तरमीम यानी 21st अमेंडमेंट या संशोधन कह सकते हैं, जो 1967 में हुई, इसके ज़रिए सिंधी ज़बान को इसके ज़रिए, ठीक है, यानी 61वें 61st आइनी तरमीम जो संशोधन हुआ 1992 में, उसके ज़रिए किसको, कोंकणी को, मणिपुरी, नेपाली को, और 29वें आइनी तरमीम 2003 में जो हुआ, इसके ज़रिए मज़ीद 4 ज़बानों जैसे बूडो है, डोगरी है, मैथिली, संथाली, इसकी फहरिस्त में शामिल कर लिया गया इन चीज़ों को। तो इस तरह आपकी कुल तादाद कितनी ज़बानें हैं एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। आइन हिंद के शेड्यूल 8 में कुल 22 ज़बानें हैं, जिसमें उर्दू भी एक उन्हीं में से है। और आप तफसील के लिए इन्हें आप पढ़ लीजिए या फिर इसको एक बार सुन लीजिएगा आराम से। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, इलाकाई और मादरी ज़बान। इलाकाई और मादरी ज़बान के बारे में देख लेते हैं। किसी मखसूस इलाके में बोली जाने वाली ज़बानों और बोलियों को मिलाकर इलाकाई ज़बान की फहरिस्त तैयार की गई है। ख़ास ये बात है 2021 की मरदमशुमारी के मुताबिक 2001 में जो आपका सेंसस या जनगणना हुआ था, उसके हिसाब से पाया गया था कि आपकी जो इलाकाई ज़बान है वो टोटल कितनी है, 100 है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, मादरी ज़बान। उस ज़बान को कहते हैं जो बच्चे के घर, आसपास, और तो इस तरीके से जो आपकी मादरी ज़बान है, आसपास बोली जाने वाली ज़बानें हैं, उससे कहीं ज़्यादा ख़ास ये बात है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1961, ठीक है, 1961 की ज़बान की रायशुमारी, मरदमशुमारी नहीं, हिंदुस्तानी, ये पता किया गया था, एक सर्वे हुआ था 1961 में कि हिंदुस्तान में कितनी इलाकाई ज़बानें हैं। उस टाइम पे टोटल पाया गया था कितना, 1652 मादरी ज़बानें पाई गई थी, या उस टाइम पे इतना दर्ज किया गया था। तो आप ये याद रख सकते हैं इसको, रिसेंट वाला, ठीक है। इलाकाई ज़बान की डिफिनेशन तो आपको पता होनी चाहिए। कदीम ज़बान, क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में देख लेते हैं। कदीम ज़बान से क्या मुराद है? कदीम ज़बानें वह ज़बानें हैं जो अपनी कदीम तारीख़, आज़ाद क़वायद और असल अदबी ज़ख़ीरा रखती हैं। इस फहरिस्त में हाल में 6 ज़बानें शामिल हैं, यानी कदीम क्लासिकल लैंग्वेज में 6 ज़बानें हैं, उन्हें आप देख लीजिए एक नज़र। पहला तो आपका जो है तमिल, ठीक है, तमिल ज़बान, और ये 2004 में इसको शामिल किया गया, तमिल 2004 में शामिल किया गया। संस्कृत ज़बान 2005 में शामिल किया गया, और उनके अलावा तेलुगु ज़बान जो है 2008 में, कन्नड़ ज़बान 2008 में, इसको भी मलयालम 2008 में, उड़िया भी आपका 2008 में, ये उड़िया है, ठीक। तो ये 6 ज़बानें हैं जो क्लासिकल लैंग्वेज के तहत आती हैं, तो इसे आप याद रखें। अब चलते हैं, कुछ प्रैक्टिस सेट करते हैं, ठीक है, और इसका आंसर आप देने की कोशिश कीजिए। सहल आसानी फार्मूला में पहली ज़बान क्या होती है? तो ये आज का ये वीडियो और जो सबक नंबर हमारा 21 है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो इससे पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे होंगे, तो यहाँ पे कुछ बातें
थ्योरी जो आपकी मैच नहीं खाएंगी, तो आप, मैं तो कहूँगा कि प्लेलिस्ट पे जाके आप पूरे वीडियोस देख लें, ठीक है। टोटल ये 22 वीडियोस हो गए, 100% सिलेबस कवर है, आप उन्हें देख के अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सहल आसानी फार्मूला में पहली ज़बान क्या होती है? मादरी ज़बान और इलाकाई ज़बान ही होती है। देखिए L1, ठीक है, और L2, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि L1 क्या होता है, L2 क्या होता है। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। L1 में आपकी मादरी ज़बान आती है, L2 में आपकी जो मादरी ज़बान नहीं है, मान लीजिए आपको अंग्रेज़ी सीखना है, अरबी लिख सीखना है, फारसी सीखना है, वो आपका L2 के अंदर आ जाएगा। इस पर वीडियो बना है, आप इन्हें देख लें। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो पॉइंट आपका यहाँ पे है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में कहा जा रहा है कि कसीर लसानियात को वसाइल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। कसीर लसानियात को वसाइल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि, ठीक है, किस लिए इस्तेमाल करना चाहिए? ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। इस्तिज़ा बहुत सी ज़बानें सीख सके, हर बच्चा इत्मीनान से अपनापन महसूस कर सके, बहुत सी परेशानियों से बच्चे उलझन में पड़ जाते हैं, बच्चे बहुत सी ज़बानें सीख सकें। उद्देश्य क्या होना चाहिए कसीर लसानियात का? तो देखिए, हमेशा आपको बच्चे को तरजीह देना है। किसको देना है? बच्चे को तरजीह देना है। तो ऑप्शन बी देखेंगे, हर बच्चा इत्मीनान से अपनापन महसूस कर सके, उसे अजनबियत का एहसास ना हो। तो ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, या कह सकते हैं अगला सवाल है 3 नंबर, काफ़ी आसान। आई होप सभी लोग इसका सही आंसर करेंगे। सहल आसानी फार्मूले की सिफारिश किसने की थी? तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर मैं कर दे रहा हूँ, कोठारी कमीशन ने की थी। एक आपका रीजनल लैंग्वेज, एक हिंदी, एक आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखी है, वो आपकी कोठारी कमीशन ने इसको रिकमेंडेशन दिया था। और इस पे काम किया जा रहा है। NEP 2020 जो है, इस पे भी फोकस किया है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला को अप्लाई किया जाए और स्कूलों में नाफिज किया जाए इसे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इसकी थ्योरी हम कल की वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, यानी थ्योरी नंबर 21, जो सबक नंबर 21 था, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको तफसील से डिस्कस किए हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, आपकी हिंदी हो या इंग्लिश का हो या फिर उर्दू हो या फिर आपका पेडागोजी हो, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन 1 से 2 या 3 का भी आ जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, पूरे सीटेट में 150 में से। लिखने में ऐसी परेशानी जिसमें बहुत सी पेचीदा हरकी और मालूमात को काबिल इस्तेमाल बनाने की महारत की ज़रूरत होती है। देखते हैं, हम जो डिफिनेशन पढ़ते हैं वो डायरेक्ट पढ़ते हैं। डिस्ग्राफिया लिखने से, डिस्कैलकुलिया आपका पढ़ने से, अफेजिया बोलने से, डिसलेक्सिया, ये चीज़ें हम जो क्या करते हैं, डिस्कैलकुलिया जो है क्या नाम है आपका, गणना से, यानी इल्म रियाज़ी होता है, डिसलेक्सिया बोलने से, इसको हम एक लफ्ज़ में पढ़ते हैं, लेकिन जब सवाल इसका बनता है थोड़ा सा घुमा के बन जाता है। तो यहाँ पर जो है क्या कहें, लिखने, ठीक है, तो डिस्ग्राफिया आपका कहीं ना कहीं ऑप्शन जो यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। लिखने के बारे में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो वो डिस्ग्राफिया के तहत आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इन सभी की डिफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत सी ज़बानें सीखने का मुनासिब मौका, यानी ज़्यादा ज़बानें आप किस हालत में सीख सकते हैं, किस उम्र में सीख सकते हैं, किस स्थिति में सीख सकते हैं, ये आपको बताना है। क्या होगा सही जवाब? बहुत सी ज़बानें आप कब सीख सकते हैं? फितरी लगाव, अगर आपको फितरी लगाव नहीं रहेगा तो आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। फितरी लफ्ज़ जो अपने आप में मुस्बत है, बच्चों के लिए एक बोझ होगा, मुश्किल होगा, तो ऐसे ही निकाल देना। फितरी बहुत ही इफेक्टिव वर्ड है, इसको आप पकड़ के चलें, आप बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से सही कर पाएंगे। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला 6 नंबर है। 6 नंबर में कहा जा रहा है, तदरीस ज़बान के हवाले से कसीर लसानी जमात के बारे में क्वेश्चन है। कसीर लसानी जमात से क्या मुराद है? आपको बताना है कि कसीर लसानी जमात से क्या मुराद है। तो अगर देखेंगे कसीर लसानी, मैं आंसर डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको एक बार। तमाम तलबा को अपनी अपनी ज़बान में बोलने के मौक़े की फराहमी, ठीक है। आपको क्या देखना है, आपको वैसे ही अगर आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक ये लगेगा सबसे इफेक्टिव तरीका ये है, ठीक है। इस वजह से ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है, कौन सा बयान शमूलियाती जमात में तदरीस ज़बान के उसूल के मुताबिक है? शमूलियाती, ठीक है, समावेशी या कह सकते हैं इंक्लूसिव के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव तरीका अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये सही होगा, क्योंकि प्रिंट से भरपूर माहौल ज़बान सिखाने में मुआविन होते हैं। प्रिंट से भरपूर का मतलब ये हुआ कि जो मटेरियल बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो
खुश अलहानी में या कह सकते बहुत अच्छे अंदाज में लिखे हुए हों, बच्चों को दिल को भा जाए, बच्चों की दिलचस्पी उससे बनी रहे, इस वजह से ये ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ, और ये लास्ट होगा आज का। क्वेश्चन नंबर 8, रमेश, यहाँ पे आपका जो रमेश 7वीं जमात का तालिब इल्म है। वो अमूमन बातचीत में तो ठीक है, लेकिन पढ़ते वक्त वर्ड पकड़ लेना मैं बताया था आप लोगों को, जो लोग देखे होंगे कि कीवर्ड क्या आपको पकड़ना है पढ़ते वक्त, तलफ़ुज़ के वक्त। ठीक है, बार बार अटकता है, वो मुमकिन तौर पर मुतासिर है। तो किस चीज़ से मुतासिर है? डिसलेक्सिया। ठीक है, कुछ नहीं, आंसर डायरेक्ट इसका है। चारों का डिफिनेशन पता होगा तो आंसर आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस रहे एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर दोस्तों को शेयर करें। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो बनाया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और शॉर्ट नोट्स के मदद से भी आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ यूट्यूब पे जो वीडियोज़ पढ़े हैं उनसे भी अपनी तैयारी आप कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लैंग्वेज इंग्लिश के बारे में बच्चे काफ़ी कमेंट किए, इंग्लिश का भी तैयार नहीं हुआ है, थ्योरी रेडी है, उस पर क्वेश्चंस और उसका PYQs कलेक्शन थोड़ा समय लगेगा, 1-2 दिन। तो जैसे हो जाएगा वो मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच।